You are watching Fair Notebook channel, turning effort into excellence. नमस्कार जी, स्वागत है आपका फेयर नोटबुक चैनल की ओर से। आज की हमारी वीडियो का विषय भारत का संविधान एक परिचय, कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का अध्याय। इस वीडियो में आप पाठ का सारांश, गतिविधियां और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह अध्याय हमें हमारे देश के सर्वोच्च कानून यानी कि संविधान के महत्व और उसकी आवश्यकता से परिचित करवाता है। इसमें बताया गया है कि संविधान केवल एक नियमों की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों और भारतीय सभ्यता की विरासत का भी प्रतीक है। यह पाठ हमें यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार एक विशाल और विविध देश होने के बावजूद संविधान हमें एकता के सूत्र में पिरोता है और नागरिकों के अधिकारों व लोकतंत्र की रक्षा करता है। वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, हमारे स्वाधीनता संग्राम और सभ्यता की विरासत ने संविधान को कैसे प्रभावित किया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, 70 वर्ष से भी पहले लिखा गया संविधान आज भी प्रासंगिक क्यों है। शुरू करते हैं आज का पाठ, गणतंत्र दिवस और संविधान का महत्व। हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। सुबह सुबह परिवार वाले टीवी पर दूरदर्शन चैनल लगाकर परेड देखते हैं, कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया जाता है, सैनिक मार्च करते हैं, बैंड की धुनें बजती हैं और अलग अलग राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इन झांकियों में रंग बिरंगे कपड़े, नाच गाना और अपनी संस्कृति की झलक दिखाई जाती है। पूरा माहौल गर्व व खुशी से भर जाता है। संविधान वह दस्तावेज है जो देश के सभी नियमों और सिद्धांतों की नींव रखता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम इस संविधान के अनुसार चले तो देश जल्दी ही महान बन सकता है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत, नैतिकता और एक दूसरे के विचारों का सम्मान जरूरी है। हमने लोकतांत्रिक संविधान बनाया है जिसमें सभी को बराबर अधिकार मिलते हैं और संस्थाओं में लचीलापन रखना पड़ता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। संविधान किसी भी देश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो उस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। जिस प्रकार किसी खेल को सुचारू रूप से खेलने के लिए एक नियम पुस्तिका, रूल बुक की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार किसी देश को सही ढंग से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। आप कल्पना करें कि यदि किसी खेल में कोई नियम ही ना हो, रेफरी ना हो, तो खिलाड़ी आपस में लड़ सकते हैं और खेल कभी भी पूरा नहीं होगा। यही स्थिति देश के साथ भी हो सकती है। संविधान उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों का लिखित संग्रह है जो यह तय करता है कि देश की सरकार कैसे बनेगी, वह कैसे काम करेगी और उसके पास कितनी ताकत होगी। यह केवल सरकार के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि समाज में सभी को न्याय मिले और कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। यह एक ऐसी सुरक्षा कवच है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाता है ताकि देश में अराजकता ना फैले। भारत के संविधान की मूल प्रति को संसद भवन में हीलियम गैस से भरे कांच के डिब्बे में सुरक्षित रखा गया है ताकि वह कभी भी खराब ना हो। भारतीय संविधान का निर्माण और इसका इतिहास। भारतीय संविधान का निर्माण
एक लंबी और बहुत ही विचारपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम था, जिसे पूरा करने में लगभग 3 साल का समय लगा। जब अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हो रहा था, तब हमारे नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इतने बड़े विशाल और विविधता वाले देश को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए। इसके लिए वर्ष 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग धर्मों और वर्गों के लगभग 299 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया और संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति को दी गई। इन विद्वानों ने दिन रात मेहनत करके चर्चाएं की, बहस के बाद हर एक नियम को तय किया। यह संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही कारण है कि हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां शुरुआत में थी, जो अब बढ़ चुकी हैं। भारतीय विरासत और विदेशी प्रेरणाओं का प्रभाव। हमारा संविधान केवल एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि यह भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का निचोड़ है। संविधान बनाते समय हमारे निर्माताओं ने भारत की प्राचीन सभ्यताओं के आदर्शों जैसे वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है और सर्वे भवन्तु सुखिन सभी सुखी हों, इस वाक्यों को ध्यान में रखा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे सेनानियों ने समानता, न्याय और आज़ादी के जो सपने देखे थे, उन्हें संविधान के नियमों के रूप में ढाला गया। इसके साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने संकोच नहीं किया और दुनिया भर के अच्छे संविधानों से सीख ली। उन्होंने सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आए यह नीति अपनाई, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फ्रांस की क्रांति से लिए गए, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान भारतीय आत्मा और वैश्विक ज्ञान का एक अनूठा संगम है, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक बनाता है। सरकार के अंग और संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को सारी ताकत नहीं देता, बल्कि शक्ति का बंटवारा बहुत ही समझदारी से करता है। सरकार को मुख्य रूप से 3 अंगों में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका यह देखती है कि कानून सही है या नहीं, या फिर उसका सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। इसके अलावा भारत में शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज भी शामिल है। यह संघवाद को दर्शाता है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का बंटवारा किया गया है। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी होगी। यह विशेषताएं भारत को एक मजबूत और लोकतांत्रिक देश बनाती हैं। मौलिक कर्तव्य, अधिकार और नीति निर्देशक तत्व।
संविधान ने भारत के नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीने के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ये अधिकार इतने शक्तिशाली हैं कि यदि सरकार या कोई व्यक्ति इन्हें छीनने की कोशिश करे तो नागरिक सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं। लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, जैसे राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना और देश की एकता को बनाए रखना। इसके अलावा संविधान में सरकारों के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें राज्य के नीति निर्देश तत्व कहा गया है। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें सरकार को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे सभी को शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और देश से गरीबी दूर हो। हालांकि इनके पूरा न होने पर हम अदालत नहीं जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए नैतिक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं ताकि भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सके। संविधान की प्रस्तावना और जीवंत दस्तावेज के रूप में बदलाव। संविधान की शुरुआत एक परिचय से होती है, जिसे उद्देशिका या फिर प्रस्तावना कहते हैं। यह पूरे संविधान का सार या फिर आत्मा है। यह हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, जो यह बताता है कि संविधान की असली ताकत भारत की जनता में है। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे का वादा किया गया है। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ही ना जा सके। इसे जीवंत प्रलेख कहा जाता है क्योंकि समय और समाज की ज़रूरतों के अनुसार इसमें बदलाव या संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे समाज बदलता है, नए कानून जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया और अब तिरंगा फहराने का अधिकार भी नागरिकों को दिया गया है। यह लचीलापन ही हमारे संविधान को 70 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाए रखता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा गया क्योंकि समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार यह स्वयं को ढाल सकता है। संविधान निर्माताओं को यह ज्ञात था कि समाज स्थिर नहीं रहता और भविष्य में कई ज़रूरतें उत्पन्न होंगी। इसीलिए उन्होंने संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखी ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसमें परिवर्तन किया जा सके। जैसे कि मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में संविधान में जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था को बाद में संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान का जीवंत होना दर्शाता है कि यह केवल अतीत का दस्तावेज नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। संशोधनों के माध्यम से संविधान ने नागरिकों के अधिकारों को और मजबूत किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज़्यादा प्रभावी बनाया है। हालांकि हर संशोधन गहन विचार विमर्श और चर्चा के बाद ही किया जाता है ताकि संविधान की मूल भावना सुरक्षित रहे। इस प्रकार संविधान स्थिरता और परिवर्तन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। पुनरावलोकन करें के तहत कुछ जानकारी को पुष्ट किया गया है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनकी प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि बनाए गए सभी कानून संविधान के अनुरूप हों। यह भी निर्णय लेती है कि किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ और यदि उल्लंघन हुआ है तो क्या दंड दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। केंद्र,
राज्य और स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज व्यवस्था। कुछ कार्य और दायित्व केंद्र सरकार के लिए आरक्षित हैं, जबकि अन्य कार्य राज्य सरकार को सौंपे गए हैं। इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा जो हमारे संविधान के अनुसार किया गया है। तो इस पाठ से हमने सीखा कि भारतीय संविधान एक मार्गदर्शक नियम पुस्तिका है जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करें। भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत, स्वतंत्रता संग्राम और अन्य देशों के संविधान से ली गई अच्छी परंपराएं भारतीय संविधान के निर्माण में सहायक रहीं। संविधान की मुख्य विशेषताएं देश की सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक संरचना तथा उसकी संसदीय शासन प्रणाली को परिभाषित करती हैं। संविधान एक जीवंत प्रलेख है जिसे देश की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। जिस प्रकार हमारी पाठ्य पुस्तक में अनेक खंड या अध्याय होते हैं, उसी प्रकार भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। प्रत्येक भाग में कई खंड हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब यह लागू हुआ तब इसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान। इस पाठ के प्रारंभ में जो प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है संविधान नियमों और कानूनों का वह समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। नागरिकों के अधिकारों की संविधान रक्षा करता है और समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखता है। प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर है भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसे बनाने में लगभग 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न है, हमारे स्वाधीनता संग्राम और सभ्यता की विरासत ने संविधान को कैसे प्रभावित किया? इसका उत्तर है स्वाधीनता संग्राम ने लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे मूल्यों की नींव रखी। स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभवों ने यह तय किया कि स्वतंत्र भारत में सत्ता किसी एक हाथ में न होकर जनता के हाथ में होगी। सभ्यता की विरासत, हमारी प्राचीन सभ्यता के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और सहनशीलता जैसे आदर्शों ने संविधान में विविधता के सम्मान और भाईचारे को शामिल करने की प्रेरणा दी। इसके बाद प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और यह आज भी क्यों प्रासंगिक हैं? इसका उत्तर है लिखित संविधान लचीलापन और कठोरता का मिश्रण, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो 70 साल बाद भी यह प्रासंगिक हैं क्योंकि संविधान बहुत लचीला है। इसमें समय के साथ संशोधन किए जा सकते हैं और यह भारत की विविधता को एकता के सूत्र में बांधे रखने का मजबूत आधार है। भारत का संविधान एक परिचय। इस पाठ के बीच में जो प्रश्न, क्रियाकलाप, गतिविधियां दी गई हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं, जैसे कि पृष्ठ संख्या 211 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत पूछा गया है कि कल्पना करें आपके विद्यालय की टीम, कबड्डी की टीम राज्य स्तरीय फाइनल मैच में पहुंच गई। प्रतिद्वंदी टीम बहुत शक्तिशाली और पिछले 2 साल से लगातार जीत रही है।
इस बार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाना चाहते हैं। खेल आरंभ होता है और आपकी टीम का एक खिलाड़ी सामने वाली टीम के खिलाड़ी को आउट कर देता है। तभी विवाद हो जाता है। विरोधी टीम के खिलाड़ी कहती हैं कि वह आपकी टीम के खिलाड़ी द्वारा पकड़े जाने से पहले ही अपनी टीम के क्षेत्र में वापस पहुंच गई। रेफरी ने देखा कि वह खिलाड़ी वास्तव में आउट थी। स्थिति को सहजता से सुलझाने के लिए रेफरी एक छोटी सी नियम पुस्तिका निकालती हैं। दोनों टीमों के कप्तान रेफरी के साथ मिलकर नियम देखते हैं और सहमत होते हैं कि वह खिलाड़ी आउट थी। समूह में चर्चा करें। यदि रेफरी और टीम के कप्तानों के पास कोई नियम पुस्तिका ना होती तो क्या हो सकता था? सभी लोग उस नियम पुस्तिका का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? और अगर टीम कप्तान उस नियम पुस्तिका को मानने से मना कर दे तो क्या होगा? तो किसी देश के लिए ऐसी ही नियम पुस्तिका क्या हो सकती है और उसे कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नियम पुस्तिका ना होने पर क्या होता। यदि रेफरी और कप्तानों के पास नियम पुस्तिका नहीं होती तो विवाद सुलझना कठिन हो जाता। दोनों टीमें अपनी बात पर अड़ी रहती, जिससे खेल में देरी होती, मनमुटाव बढ़ता और अंततः मैच बिना किसी परिणाम के रद्द भी करना पड़ सकता था। पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि वे नियम स्पष्ट रूप से लिखे हों, सभी पक्षों, खिलाड़ियों और कप्तानों की उन पर पूर्व सहमति हो, साथ ही एक निष्पक्ष मध्यस्थ जैसे कि रेफरी, अंपायर का होना जरूरी है, जिसके निर्णय का सभी सम्मान करें। कप्तान नियम मानने से मना कर दे तो क्या होता? यदि कप्तान नियमों को मानने से मना कर देते तो खेल की भावना ही समाप्त हो जाती, खेल में अराजकता फैल जाती और विजेता का निर्णय निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाता, जिससे खेल का उद्देश्य भी विफल हो जाता। तो नियम बनाने में चुनौतियां क्या हैं? साझा नियम बनाने में सबसे बड़ी चुनौती सभी की सहमति प्राप्त करना होता है। अलग अलग समूहों के अपने अपने हित और विचार हो सकते हैं, जिन्हें एक साथ लाना और एक जैसे नियम पर पहुंचना जो सबके लिए निष्पक्ष हो बड़ा कठिन होता है। यही नियम बनाने में चुनौतियां हैं। तो देश के लिए नियम पुस्तिका क्या है और यह कैसे बनती है? किसी देश के लिए ऐसी नियम पुस्तिका उसका संविधान होती है। यह देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों की नींव रखती है। इसे देश के प्रतिनिधियों के एक समूह द्वारा बनाया जाता है। जैसे भारत में संविधान सभा ने इसे बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लिया, जो समाज के विभिन्न वर्गों के हितों और आदर्शों को ध्यान में भी इस संविधान के जरिए रखा जाता है। पेज संख्या 215 पर छोटे छोटे समूहों में पता लगाने का प्रयास करें। आपके क्षेत्र से कौन कौन से व्यक्ति भारतीय संविधान सभा निर्माण में सम्मिलित हुए? इसके लिए आप कौन से स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं? तो जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत हो सकते हैं वो हैं संसदीय अभिलेख, जिला गजेटेरियर, स्थानीय पुस्तकालय और संग्रहालय, आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स। तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। जैसे पंजाब हरियाणा से जो प्रमुख प्रतिनिधि थे उनमें पंडित ठाकुर दास भार्गव हिसार से, लाला अचिंत राम हिसार रोहतक क्षेत्र से और चौधरी सूरजमल पंजाब क्षेत्र से। इसी प्रकार बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इसके अध्यक्ष भी थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा। उत्तर प्रदेश जो कि संयुक्त प्रांत था उस वक्त, उससे जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी। पश्चिमी बंगाल से BR अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गुजरात जो उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी। राजस्थान से मुक्त बिहारी लाल भार्गव और माणिक्य लाल वर्मा। तो आप किस क्षेत्र से संबंधित हैं वहाँ से आप संसदीय अभिलेखों के जरिए या फिर जिला गजेटेरियर के जरिए या अपने स्थानीय पुस्तकालय के जरिए इस
सूची को और बढ़ा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र से किन व्यक्तियों ने इस संविधान को बनाने में भाग लिया था। पृष्ठ संख्या 216 पुनरावलोकन करें। कक्षा 6 में विविधता में एकता या एक में अनेक नामक अध्याय में हमने यह पढ़ा था कि कौन सी बातें भारत को एक राष्ट्र बनाती हैं और किस प्रकार विविधता के भीतर एक गहन समानता समाहित है। तो इसका उत्तर है, जो भारत को एक राष्ट्र बनाती है वह है साझा इतिहास। विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों के लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, जिसने एकता की भावना को मजबूत किया। सांस्कृतिक मेलजोल, खान पान, पहनावा और त्योहारों में भिन्नता के बावजूद हम एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं और उन्हें अपनाते हैं। संवैधानिक मूल्य, हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है, जो हमें एक सूत्र में पिरोता है। भौगोलिक जुड़ाव, उत्तर से दक्षिण तक भारत की नदियां, पर्वत और प्राकृतिक संसाधन हमें एक साझा पहचान देते हैं। हमारे प्रतीक जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय चिन्ह हमारी सामूहिक एकता और गौरव के प्रतीक हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में विविधता में एकता का अर्थ है कि हमारी भिन्नताएं हमें अलग नहीं करती, बल्कि हमारे राष्ट्र को अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाती हैं। पृष्ठ संख्या 221 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत उद्धरण को पढ़ें। आपके विचार से संविधान के किस अनुच्छेद का यह संदर्भ दे रहा है और आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि महिलाओं की समानता भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। तो बेगम एजाज रसूल ने 22 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो समिति थी उसके समक्ष यह कहा था, महोदय, भारत की महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ पूर्ण समानता के अपने वैध अधिकार को लेकर प्रसन्न हैं। मैं इसलिए कहती हूँ कि यह कोई नया सिद्धांत नहीं है जिसे विशेष रूप से इस संविधान के लिए प्रस्तावित किया गया है, बल्कि यह एक आदर्श है जिसे भारत ने लंबे समय से संजो कर रखा है। यद्यपि कुछ समय तक सामाजिक और परिस्थितियों ने दुर्भाग्यवश इसे व्यवहारिक रूप से विफल कर दिया था, यह संविधान उस आदर्श की पुष्टि करता है और यह प्रभावी आश्वासन देता है कि भारतीय गणराज्य में महिलाओं के अधिकारों का विधि के अनुसार पूर्ण सम्मान किया जाएगा। तो यह किस अनुच्छेद का संदर्भ दे रहा है और उन्होंने यानी बेगम एजाज रसूल ने यह क्यों कहा था? इसका उत्तर है कि यह उद्धरण मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध इसका संदर्भ दे रहा है। समानता की नई अवधारणा क्यों नहीं है? बेगम रसूल के अनुसार महिलाओं की समानता भारत के लिए नई नहीं। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता में महिलाओं को पुरुषों के समान आदरणीय स्थान और अधिकार प्राप्त थे। दार्शनिक आधार, भारतीय दर्शन में शक्ति और ज्ञान के प्रतिरूप के रूप में महिलाओं की महत्ता पहले से स्थापित थी। सामाजिक प्रभाव, उन्होंने माना कि बीच के काल में कुछ कुरीतियों और परिस्थितियों के कारण यह समानता छिप गई, लेकिन यह मूल्य भारत की आत्मा में हमेशा से मौजूद था। संविधान ने केवल उस पुराने आदर्श को कानूनी रूप देकर पुनः जीवित किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि भारतीय समाज संविधान को विदेशी थोपा हुआ विचार न मानकर अपनी ही गौरवशाली परंपरा की वापसी के रूप में स्वीकार करे। पृष्ठ संख्या 223 पर पूछा गया है, एक समय था जब नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। यह स्थिति 2004 में बदली जब एक नागरिक ने इसे देश के प्रति गर्व को व्यक्त करने का अधिकार मानते हुए न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर सहमति जताई और कहा, तिरंगा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है।
आज हम गर्व के साथ तिरंगा फहरा सकते हैं, बशर्ते उसका अपमान ना हो। हमने कक्षा 6 में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन किया था। यह संविधान का मूल भाग नहीं था। इसे 73 में संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। क्या आप पता कर सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं? तो सबसे पहले हम पिछले 10 वर्षों में जो प्रमुख संशोधन हैं वो देख लेते हैं। 101वां संशोधन 2016 में पूरे देश में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया ताकि एक समान कर व्यवस्था हो। 102वां संशोधन जो कि 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संशोधन 2020 में लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त किया गया। 105वां संशोधन 2021 में राज्यों को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची बनाने और पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान की गई। 106वां संशोधन 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज और पंचायती राज पर जो टिप्पणी तिरंगा फहराना 2004 में नवीन जिंदल मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट की कि ध्वज फहराना अनुच्छेद 19 का भाग 1 और उसका भाग ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। जो 73वां संशोधन था उसके जरिए गांव में स्वशासन की नींव रखी गई, जो दर्शाता है कि समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में बदलाव संशोधन किया जाना चाहिए। प्रस्तावना में उल्लिखित विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। इन्हें दिए गए चित्र में ध्यान से पढ़ें और अपने आसपास के दैनिक जीवन में इन मूल्यों के पालन का उदाहरण लिखें। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पंथ निरपेक्ष किसी व्यक्ति को यदि अपने धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना है तो वह दूसरे के जीवन में बाधा नहीं डालता, तो उसके लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और न्याय राज्य नौकरियों और अवसरों में सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अवसर प्रदान करता है। तो संप्रभु को हम दैनिक जीवन में कैसे देखते हैं? भारत अपने स्वयं निर्णय लेता है। जैसे हमारे देश के कानून और नीतियां देश की संसद बनाती है, न कि कोई बाहरी शक्ति। तो गणतंत्र को हम कैसे देखते हैं? भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, विरासत में हमें यह नहीं मिलता। हम चुनाव में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसी को गणतंत्र कहते हैं। स्वतंत्रता नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अखबार में लेख लिखना, सभा आदि करना। समानता स्कूलों, अस्पतालों आदि में सभी को एक जैसा व्यवहार और सेवा मिलती है, चाहे वे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या लिंग के हों। और बंधुत्व अलग अलग समुदायों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर उन्हें मनाते हैं। भारत का संविधान एक परिचय पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। संविधान सभा में भारत के विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। आपके अनुसार ऐसा होना क्यों महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर है, ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण था ताकि देश के हर धर्म, जाति, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र की आवाज़ सुनी जा सके। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान में किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे भारत के हितों का ध्यान रखा गया है और इसे पूरे देश ने स्वीकार किया। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और पहचानें। इसमें भारतीय संविधान की कौन सी प्रमुख विशेषता या कौन से विशेष मूल्य दिखाई देते हैं? शीना, रजत, हर्ष एक पंक्ति में खड़े हैं। वे आम चुनाव में अपना पहला वोट डालने के लिए उत्साहित हैं। तो यह जो संविधान की विशेषता है वह है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार।
यानी बिना भेदभाव के जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, चाहे वे महिला हो या पुरुष, सभी को वोट देने का समान अधिकार मिला हुआ है। राधा, इमोन, हरप्रीत एक ही विद्यालय की एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो यह समानता का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करने में सभी को समान अवसर हमारा संविधान देता है। माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, तो यह है मौलिक कर्तव्य। माता पिता का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। गांव के कुएं का उपयोग सभी जाति, धर्म, लिंग के लोग कर सकते हैं, तो यह सामाजिक समानता और भेदभाव का निषेध। सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में राज्य या राष्ट्र कोई भेदभाव नहीं करता। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के अंत में से लिया गया, यह कहा जाता है कि भारत में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। क्या आपको लगता है यह एक सच्चाई है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है संवैधानिक रूप से यह सच्चाई है, क्योंकि भारत का संविधान अमीर, गरीब या किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए एक ही कानून लागू करता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से गरीबी, महंगी कानूनी प्रक्रिया और जानकारी का अभाव के कारण कभी कभी गरीबों को न्याय मिलने में देरी होती है, जिसे दूर करना हमारा लक्ष्य है। प्रश्न है, आपने पढ़ा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने आरंभ से ही अपने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। क्या आप बता सकते हैं भारत ने ऐसा क्यों किया? तो इसका उत्तर है भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को देश की आम जनता की सूझबूझ पर भरोसा था। स्वतंत्रता संग्राम में हर वर्ग ने भाग लिया, इसीलिए आज़ादी के बाद सबको सरकार चुनने में समान भागीदारी देना न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समझा गया। इसके बाद प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय संविधान के निर्माण को कैसे प्रेरित किया? भारतीय सभ्यता की विरासत ने संविधान की किन प्रमुख विशेषताओं को प्रेरित किया? तो स्वतंत्रता संग्राम ने हमें लोकतंत्र, आज़ादी और समानता जैसे मूल्य दिए और सिखाया कि शासन जनता की मर्जी से चलना चाहिए। भारतीय सभ्यता की विरासत जैसे कि सहनशीलता और भाईचारा ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता और विविधता के लिए सम्मान जैसी विशेषताओं को प्रेरित किया, जिससे हम अनेकता में एकता को बनाए रख सकते हैं। प्रश्न, क्या हम संविधान के सभी आदर्शों को प्राप्त कर चुके हैं? यदि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है अभी तक हम संविधान के सभी आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सके। अभी भी भेदभाव, असमानता, अमीरी, गरीबी और हिंसा जैसी समस्याएं मौजूद हैं। एक नागरिक के रूप में हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, देश के कानून का पालन करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी शिक्षित करना चाहिए, ताकि हम संविधान के आदर्शों को सच्चाई में बदल सकें। इस पाठ पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे भारत में गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है भारत में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। यह दिन हमारे संविधान से गहरा संबंध रखता है। प्रश्न, संविधान क्या है? इसका उत्तर है संविधान वह प्रलेख है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। यह देश के लिए नियम पुस्तिका की तरह है। प्रश्न, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है संविधान की आवश्यकता इन कारणों से होती है। यह सरकार के 3 अंगों की संरचना और उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। तीनों अंगों के मध्य संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था करता है। संविधान नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करता है और राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा इसमें दी गई है। प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। प्रश्न, संविधान सभा में कितने सदस्य थे?
जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उस वक्त इसमें 389 सदस्य थे, जो भारत के विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए। इनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। ये सदस्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रश्न, अन्य देशों से कौन कौन से विचार लिए गए हैं? तो हमारे संविधान में जो विचार अन्य देशों से लिए गए उन्हें फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाव, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या हैं? इसका उत्तर है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसके बाद प्रश्न, मौलिक कर्तव्य क्या है? तो इसका उत्तर है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के वे कर्तव्य हैं जो संविधान में दिए गए हैं, जैसे संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करना, देश की रक्षा करना, साझा संस्कृति को बनाए रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, मौलिक अधिकार वे प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें निभाना अनिवार्य है और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश हैं जिनका पालन न करने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। प्रश्न, उद्देश्य का क्या है? इसका उत्तर है, उद्देश्य का संविधान का प्रारंभिक कथन है जो भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों और आदर्शों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करता है। यह संविधान का एक तरह से सार भी है। प्रश्न, उद्देशिका में लिखित कुछ मूल्य कौन से हैं? तो जो प्रस्तावना या उद्देशिका है उसमें जो मूल्य लिखे गए उनमें संप्रभु, सर्वशक्ति लोगों में निहित है, समाजवादी, संपत्ति का लाभ समाज में साझा है, पंथ निरपेक्ष, कोई राजकीय धर्म नहीं, लोकतांत्रिक, समान राजनीतिक अधिकार, गणराज्य, निर्वाचित अध्यक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसके बाद प्रश्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में कब जोड़े गए? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संशोधन के बाद 1976 में संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। प्रश्न, संविधान एक जीवंत प्रलेख क्यों है? तो इसका उत्तर है, संविधान एक जीवंत प्रलेख है क्योंकि इसे समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। संशोधन संसद में गहन चर्चा के बाद ही स्वीकार किए जाते हैं। प्रश्न है, संविधान संशोधन के कुछ उदाहरण दें। तो जैसे कि मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4A में है उन्हें 1976 में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और 2004 में नागरिकों को घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई। प्रश्न, संविधान की मूल प्रति कैसे सुरक्षित रखी गई है? तो इसका उत्तर है, संविधान की मूल प्रति को संसद में हीलियम से भरे कांच के डिब्बे में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। हीलियम गैस कागज या स्याही के साथ कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करती, इसीलिए यह संविधान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है। प्रश्न, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं? 3 अंग हैं, उनमें विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद प्रश्न, भारत में सरकार की कितनी स्तरीय व्यवस्था है? भारत में सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार, जिसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहा जाता है। तो यह थी वीडियो। विषय था हमारा संविधान एक परिचय। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं और उनके नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।